तालिबान को और कंबाइंड हो जाए दोनों, तो उनको हरा पाना बहुत बहुत मुश्किल, टेढ़ी खीर होगा ये बहुत पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज किया है कि टीटीपी और तालिबान, अभी भले ये दो अलग अलग गुट हो, लेकिन अगर ये एक साथ आते हैं तो पाकिस्तान के लिए जो चुनौती होगी फिर उसका पार पाना जो है वो असंभव सा नजर आएगा। लेकिन मनन द्विवेदी साहब, चूंकि जब हम पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करते हैं, और हम इस चीज को नहीं भूल सकते कि 20 जनवरी 2025 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में एक मेजर चेंज आने वाला है, अमेरिका की सत्ता पर डोनाल्ड ट्रंप होंगे, और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में संघर्ष की स्थिति है, तो ऐसे में क्या ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है तो क्या ये सेंट्रल एशिया का मिडिल ईस्ट मोमेंट हो सकता है? जी, मैं आपको पहले भी अपने जनरल साहब ने ये बात बोली है, तो उसी बात को मैं आगे एडवांस करने की चेष्टा करूंगा, बढ़ाने की चेष्टा करूंगा। उसमें ये कि जो पूरा एरिया है, जो आफपाक का एरिया, मैं पहले भी एक दो बार रिपीट कर चुका हूं, इसको प्रेसिडेंट ओबामा, क्योंकि आपने ट्रंप की बात की तो मैं आपको यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा की बात बताता हूं। उन्होंने इस पूरे एरिया को एक ट्विलाइट जोन का नाम दिया था। मतलब जैसे कि हमारे भारत की, हमारे हिंदू मिथोलॉजी में है कि जहां सुबह नहीं होती वो शाम भी नहीं है, सुबह भी नहीं है, और कौन सी घड़ी है, कौन सा प्रहर है, ये किसी को पता नहीं है। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान ऐसा का जो रीजन है, उसको बराक ओबामा ने द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ ऐसा करके बोला था। तो यहां पर यह पता नहीं है कि किसी की किस सेना की, किस राष्ट्र की, किस सरकार की सॉवरेनिटी है, संप्रभु राष्ट्र कौन है और सरकार कौन है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एरिया है, इस पे कोई कब्जा नहीं कर पाया। और इससे भी आगे अगर हम बात को ले जाएं तो हम इतिहास में जा सकते हैं। वहां पर हम देखेंगे कि ग्रेट गेम नाम की एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, पढ़ाई लिखाई में, आईआर की पढ़ाई में एक अवधारणा है, जिसमें हम देखेंगे कि सोवियत यूनियन के साम्राज्य के प्रसार को और एक्सपेंशन को रोकने के लिए ब्रिटेन ने एक मुहिम चलाई, जिसके चलते अफगानिस्तान एक तरीके का बफर स्टेट बन के रह गया। यहां पर कोई भी अच्छी सरकार नहीं आई, कोई स्टेबल, नॉन वायलेंट और डेमोक्रेटिक सरकार नहीं आई। और जो मॉडर्नाइजेशन किसी भी देश के राजनीतिक कल्चर में होता है, पॉलिटिकल कल्चर में होता है, जो एक्सपोजर मिलता है गुड गवर्नेंस के लिए और अच्छे होम रूल के लिए, जो कंडीशंस होती हैं, वो पाकिस्तान में भी कुछ हद तक डेवलप हुई और भारत में पूरी तरीके से डेवलप हुई। पर अफगानिस्तान एक तरीके का युद्ध क्षेत्र, और यहां पर डूरन लाइन के बाद भी युद्ध क्षेत्र बन के रह गया और एक तरीके का बफर स्टेट बन के रह गया सोवियत यूनियन और ब्रिटेन की कॉलोनियल एम्बिशंस के कारण। तो एक चीज तो ये है। पर ट्रंप की बात आपने जो बोली, मैं उस पर अब आना चाहूंगा। वो ऐसा है कि ट्रंप अभी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं पनामा को लेकर और मैक्सिको और कनाडा को लेकर, उनके बयान आए और ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि वो इंटरवेंशनिस्ट बन जाएगी अमेरिकी सरकार अब 20 जनवरी के बाद, जब से प्रेसिडेंट बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। पर अगर हम उनके पहले कार्यकाल को देखें, ये बात हमें समझनी चाहिए, ये कोई भी व्यक्ति रियलाइज नहीं कर रहा है। 2017 से 2016 से 2020 में अमेरिका की विदेश नीति में एक विड्रॉल, मतलब अपने आप को समेटने की पॉलिसी आ गई है। ट्रंप के साथ जब भी ट्रंप आते हैं, वो अमेरिका के को कहीं पे भी इंटरवीन करने देना नहीं चाहते। भले ही हम पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस देखें, क्लाइमेट चेंज क्योटो प्रोटोकॉल को देखें, भले ही हम जगपोआ, जो वेस्टर्न कंट्रीज 5+1 और ईरान के बीच न्यूक्लियर स्क्वेबल है, उसको देखें, तो ट्रंप की ये नीति रही है कि अमेरिका विड्रॉ करेगा अपने विभिन्न कॉन्फ्लिक्ट जोन से। और बाइडेन ने भी इनकी यही नीति को फॉलो किया जब अफगानिस्तान से, काबुल से अमेरिकी फोर्सेस और नेटो फोर्सेस वहां से विड्रॉ कर गई। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान कुछ भी करेगा पर अमेरिका के ऊपर डिपेंड होके ना करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अमेरिका मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से यहां पर इंटरफेयर करने वाला है। बल्कि अगर ट्रंप आए, जो रिलेटेड नहीं है, वो बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जो इररेलेवेंट है, वो ये कि यूक्रेन और रशिया के वॉर से भी विड्रॉ कर जाएगा अमेरिका और नेटो, जिसके चलते वहां पर भी बड़ी परेशानी आने वाली है।
जेलेंस्की को, और वैसी ही कुछ परिस्थिति पाकिस्तान में भी डेवलप हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की विदेश नीति बदलती रहती है, या कुछ लोग कहते हैं कंटिन्यूटी है, पर ट्रंप आएंगे तो अमेरिका के हाथ पैर इस ट्विलाइट जोन से, इस फ्रंटियर एरिया से निकालेंगे। अंतिम बात ये कहूंगा कि अफगानिस्तान का ये मिसफॉर्च्यून रहा है कि वहां के लोग इतने प्यारे हैं, वहां की संस्कृति, वहां की टेरेन इतनी रिच है, पर इन सब के बावजूद भी वहां पर कोई स्थायित्व की कमी है, और वहां पे आतंकवादी संगठन आईएस, अल कायदा, तहरीके तालिबान है पाकिस्तान, और खुद अपना तालिबान वहां पे पूरी तरीके से डोमिनेंट रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि अमेरिका से कुछ भी एक्सपेक्ट करना पाकिस्तान के बिल्कुल, लिए और ट्रंप अब की ठीक वो नहीं पॉलिसी भी रहेगा, है जिसमें क्योंकि ट्रंप बार बार ये anarchic कहते हैं कि situation। अमेरिका का काम किसी युद्ध में शामिल होना, ये किसी युद्ध का हिस्सा बनना नहीं है, और वो जो है उनके कार्यकाल में नजर भी आ सकता है। लेकिन सोडी साहब, अफगानिस्तान को चूंकि कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, रशियन सेंटर हुए वो मुंह की खाकर वापस लौट गए, अमेरिकन सेंटर हुए सबसे बुरी शिकस्त हुई, और ऐसी शिकस्त हुई कि अपने हथियार तक छोड़कर उन्हें भागने पड़े। अब चूंकि पाकिस्तान टक्कर लेने की सोच रहा है, तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा? क्या दो ही ऑप्शन होगा, या तो तालिबान नहीं रहेगा, या फिर पाकिस्तान जो है उसके आधे से ज्यादा हिस्सों पर तालिबान का कब्जा होगा? चंदन जी, आपने सही कहा कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स या साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। जिस जिस महाशक्ति ने या जिस जिस देश ने अफगानिस्तान पे राज करने की कोशिश की, उसे मुंह की खानी पड़ी, चाहे सुपर पावर्स हो, अमेरिका हो या चाहे रूस हो। अगर पाकिस्तान सोचा है कि वो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करके जीतेगा, तो ये मुश्किल ही नहीं, ये असंभव है। और पाकिस्तान का भी वही हश्र होगा जो अमेरिका या रूस का हुआ कि उन्हें अफगानिस्तान से भागना पड़ा। चंदन जी, हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो संबंध है, रिलेशन है, उसे थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तब भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे थे। अफगानिस्तान में तब राजा होते थे राजा जाहिर शाह, और दोनों देशों के रिश्ते इतने अच्छे थे कि पाकिस्तान को डर लगने लग गया कि बांग्लादेश तो मुझसे चला गया, कहीं ये ना हो कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत मेरे लिए और मुसीबत करे। तो पाकिस्तान को जो डर था वो था स्ट्रेटेजिक डेप्थ का, और तब से पाकिस्तान ने वहां पे मुजाहिदीन को खड़ा करना शुरू किया। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी उन्हें एक मौका मिले, एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि डेविड मर्के ने लिखी, और इस लेखक ने बहुत अच्छी तरह बताया कि किस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका ने अफगानिस्तान में ये सारे कार्य किए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान खुद उसकी चपेट में आ रखा है। और जब इन्होंने मुजाहिदीन को खड़ा किया, उसके बाद हम सारा इतिहास जानते हैं। तो आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है, या जो तालिबान इतनी सक्रिय हो रखी है, उसके लिए अगर एक देश जिम्मेवार है तो वो है पाकिस्तान। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, पाकिस्तानी लोग चाहें भी कि उनकी सेना अफगानिस्तान पे कुछ वार करे, वो मुश्किल है, क्योंकि कई पाकिस्तान के अफसर, जेसीओ जवान रेडिकलाइज हो रखे हैं, कट्टरपंथी में जा चुके हैं, और वो पूरी इंफॉर्मेशन लीक करते हैं तालिबान को। तो आज पाकिस्तान तीनों तरफ से ऐसे देशों के साथ घिरा हुआ है जिसके साथ उसके रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं है। उसकी अपनी अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर हो रखी है। आतंकवादियों को इतनी वहां खुली छूट दे दी है कि आज वही पाकिस्तान के लिए मुसीबत करें। तो मेरी राय में पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान से लड़ाई भी करने की कोशिश करेगा, तो उसका वही हश्र होगा जो पहले किसी देश का होता है। और जैसे आपने सही कहा कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहते हैं, या साम्राज्यों का कब्रिस्तान। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी निकल कर आता है ना माथुर सर, कि पाकिस्तान ये समझ चुका है कि भाई हमारे अकेले की बस की नहीं है कि हम तालिबान का सामना कर सके, इसलिए खबरें सामने आई कि वो तजाकिस्तान से मदद के लिए गुहार लगा रहा है कि आप दूसरी तरफ से घेरिए तालिबान को, ताकि हमारे तरफ जो है वो जितनी बड़ी संख्या में तालिबानी लड़ाकों का मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो सके। दूसरा, क्योंकि तालिबान का नेटवर्क पाकिस्तान में इतना इंटरकनेक्टेड है कि एक वॉर तो हो सकता है कि तालिबान सीमा पर लड़े पाकिस्तान से, दूसरा वॉर वो इंटरनली पाकिस्तान को इतना डैमेज कर सकता है इन फ्रंट ऑफ अलग अलग तरीके के अटैक्स, जो उसको सिखाए पाकिस्तान के ही आईएसआई के आकाओं ने हैं,
लेकिन अब वो उन्हीं पर इस्तेमाल क्या कर सकता है? हाँ, देखिए चंदन, ये दो आपके सवाल हैं और बहुत महत्वपूर्ण आपने मुद्दे उठाए हैं। पहली बात तो जो सेंट्रल, मैंने थोड़ी देर पहले भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का मेंशन किया था। अब क्या है कि जो एक छोटा सा बॉर्डर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान का और चीन का, और एक 142 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान का और भारत का मैं इसलिए कहता हूं कि वो ऑन ग्राउंड एज ऑफ टुडे शायद पीओके का हो, लेकिन वो पीओके भारत है, इसलिए वो, तो वो जो एक उसको रेजर्स एज कहा जाता है, तो पाकिस्तान की कहीं ना कहीं आंखें उस रेजर्स एज पे लगी हुई हैं ताकि उस इलाके को